आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। बीते 6-7 महीनों में दिल्ली ने क्या कुछ नहीं देखा। दिल्ली ने वो सारे दौर देखे जिसकी सपने में कल्पना की जाती थी, जो सिर्फ महज किताबों में पढ़ा था, पुराने वीडियो में देखा था कि कभी ऐसा हुआ होगा। हकीकत में जब सामने दिल्ली की जनता रूबरू हुई तो हर कोई हैरान था। दिल्ली संसद में 9 दिसंबर को एक काला कानून लोकसभा में पारित करा लिया जाता है। शुक्रवार का दिन वो पास होता है। फिर 11 दिसंबर को ये पार्लियामेंट राज्यसभा में पास कराया जाता है। दोनों जगह से पास होने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके का माहौल बना। 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित होने के बाद जो है दिल्ली की सड़कों पर, ख़ास तौर पर जो युवा छात्र हैं, वो इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर करके एहतजाज दर्ज करा रहे थे। 12 दिसंबर को दिल्ली के जामिया इस्लामिया कॉलेज के छात्र जो है इस काले कानून को लेकर के सड़क पर उतरते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए कि किस तरीके से ये काला कानून लाया जा रहा है, जिसमें धर्म जाति के नाम पर नागरिकता बांटी जाएगी, जो संविधान के खिलाफ है। छात्र सड़कों पर उतरते हैं। 3 दिन तक 12, 13, 14 दिसंबर लगातार वहां धरना प्रदर्शन होता है। 14 दिसंबर को दिल्ली पुलिस और छात्र आमने सामने होते हैं। बलपूर्वक प्रदर्शन करके दिल्ली पुलिस उन्हें हटा देती है। पर 15 दिसंबर को जो भयावह मंजर दिल्ली की जनता ने देखा, दिल्ली के लोगों ने देखा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जामिया इस्लामिया में घुस करके लाठीचार्ज किया जाता है और छात्रों को बेरहमी से पीटा जाता है। उस दौरान पल पल न्यूज़ वहाँ छात्रों से कभी हॉस्पिटल, कभी कॉलेज के अंदर जा करके वो भयावह मंजर की तस्वीरें लाइव के ज़रिए आप लोगों के सामने रखता हूँ। उस दौरान जो है तमाम लोग हमारे साथ होते हैं। उस भयावह मंजर के दौरान जो तस्वीरें आती हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। 15 दिसंबर के बाद 16-17 दिसंबर के दिन जो है शाहीन बाग की महिलाएं इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर अपना एहतजाज दर्ज कराने पहुंच जाती हैं। 3 महीने तक शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट चलता है। उसी दौरान प्रोटेस्ट के दौरान हम देखते हैं कि देखते ही देखते ये आग जो है पूरे देश में फैल जाती है इस काले कानून के खिलाफ। और दिल्ली में एक दंगा, ऐसा दंगा देखा गया जहां लुटे सिर्फ मुसलमान, मस्जिदें जली तो निशाना बने सिर्फ मुसलमान, और अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं तो सिर्फ मुसलमानों की। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसको बार बार बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सरकार जो है मुद्दों को भटकाना जानती है, मुद्दों को भुलवाना जानती है, पर हमें हर एक मुद्दे को पकड़ करके बारीकी से आपके सामने रखना है। हम लगातार ये कह रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा जो पुलिस जो है वो निशाना बना रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। आखिरकार दिल्ली दंगे की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है और निचली अदालत में क्या कुछ हुआ है एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए। इस साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगा मामले में पुलिस की जांच पर एक निचली अदालत ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मामले की जांच एक तरफा है। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पुलिस ने किस पक्ष की तरफ ये जांच की है और किस पक्ष के खिलाफ। कोर्ट ने ये तब कहा जब वह जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की हिरासत के मामले में सुनवाई कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने तन्हा को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभी हाल ही में पिंजरा तोड़ की सदस्यों देवंगाना नताशा को भी दिल्ली पुलिस में हुई हिंसा की साजिश में संलिप्त के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये पिछले दिनों सफूरा, मिरान, शिफा,
गुलिफ्शाह और आसिफ के मामले में देखा गया है। इन सबको फरवरी की दिल्ली हिंसा की साजिश में संलिप्त के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वास्तव में गिरफ्तारी उन लोगों की हो रही है जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में किसी न किसी रूप में शामिल थे। कोर्ट की टिप्पणी भी शायद इसी ओर इशारा कर रही है। तन्हा की हिरासत मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने केस डायरी के अध्ययन से गड़बड़ तथ्यों का पता चलता है। लगता है कि जांच केवल एक तरफ लक्षित की गई है। इंस्पेक्टर लोकेश और अनिल से पूछताछ करने पर वे ये बताने में विफल रहे कि प्रतिद्वंदी गुट की भागीदारी के बारे में अब तक क्या जांच की गई है। कोर्ट ने टिप्पणी में तो ये नहीं कहा कि पुलिस किस पक्ष की तरफ एक तरफा जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल के दिनों में अधिकतर उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनपीआर का विरोध किया है। ये लोग हैं जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें जामिया और जेएनयू के भी छात्र शामिल हैं। अधिकतर छात्र तो जामिया में प्रदर्शन से जुड़े रहते थे और दावा किया जा रहा है कि उनका उस उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस प्रदर्शन से कोई वास्ता नहीं था जहां बाद में दंगा हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और धर्मेंद्र राणा जो न्यायाधीश हैं, कोर्ट नंबर 34 में दिल्ली दंगे की सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने जो फटकार लगाई है, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि एक तरफा जांच की जा रही है। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस न जाने कितने लोगों को उठा चुकी है और कितने लोगों को मुख्य आरोपी दिल्ली दंगे का भड़काने का पेश करती हुई नजर आ रही है। पर दिल्ली दंगा किसके इशारे के बाद जला, किसने जलाया, वो दुनिया जानती है। उन लोगों से ना पूछताछ की गई जिन्होंने लोकसभा दिल्ली चुनाव के दौरान ये साफ तौर पर कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो। और ये भी हमने देखा कि जब खुद गृह मंत्री खड़े होकर के ये कहते हैं कि इतना तेज बटन दबाना है कि इसका असर जो है वो शाहीन बाग में होना चाहिए। ये लगातार हम देखते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो महारत हासिल है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा एक ऐसा नाम जो मुख्य आरोपी है, जिससे दिल्ली पुलिस ना पूछताछ कर रही है और ना ही अभी तक कोई नोटिस उनको दिया गया है कि आपको आकर के पेश होना है। यहाँ छात्रों के साथ क्या हो रहा है, उनको बोला जाता है कि आपको पूछताछ के लिए लेकर के जा रहे हैं और पूछताछ के दौरान ये पता लगता है कि दिल्ली के मुख्य आरोपी आप हैं, आपने दंगा भड़काया था। तमाम फहरिस्त लंबी है उन नामों की जिन्हें दिल्ली दंगे के नाम पर अब तक उठाया जा सका है। तमाम परिवार फोन कर करके बोल रहे हैं कि हमारा ही घर जला, हमारे ही घरों को जलाया गया, हमारी ही मस्जिद जलाई गई और गिरफ्तारी सिर्फ हमारी हो रही है। आखिरकार ये दोहरा रवैया, चाल चरित्र क्यों, किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट की आने वाली सुनवाई में क्या कुछ होगा, इस पर नज़र बनाए रहेंगे और तमाम जानकारियों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।